नमस्कार। दिन भर के बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए मशहूर शायर मुनव्वर राणा पर एफआईआर, कई मुस्लिम संगठन भी घेरे में। कल बिहार में दूसरे चरण का मतदान, 94 सीटों पर पड़ेंगे वोट। मध्य प्रदेश में सिंधिया तो यूपी में योगी की प्रतिष्ठा दांव पर। पाकिस्तान में बुरे फंसे अयाज, लगे मोदी का यार वाले पोस्टर। अनिश्चितताओं के बीच अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कल। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन यही है कि गोदी मीडिया की कारगुजारियों को देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी पसंद की कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जाने माने शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने के बाद एक शिक्षक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद विवादित बयान देते हुए मुनव्वर राणा ने कहा था कि अगर कोई शख्स मेरे पिता या माँ का ऐसा गंदा कार्टून बना दे तो हम उसे मार देंगे। उन्होंने कहा था, हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई किसी देवता का, भगवान राम या देवी सीता का कोई ऐसा विवादित कार्टून बना दे तो हम उसे मार देंगे। उनके बयान के बाद पूरे देश में उनकी आलोचना हो रही है और अब यूपी में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक मुनव्वर राणा के द्वारा दिया गया बयान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर गौर करने वाली बात यह भी है कि देश के कई हिस्सों में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन तो हुए हैं, मगर अभी तक किसी भी मुस्लिम संगठन या उलेमा ने फ्रांस में हुई हिंसा की कड़ी आलोचना नहीं की है। इससे ये धारणा बन रही कि उन्होंने इस हिंसा को मौन समर्थन दे रखा है। तो एक तो ये कि शायर मुनव्वर राणा कई बार इस तरह के विवादास्पद बयान दे चुके हैं, वो उनको उनकी अपने ज़बान पर लगाम नहीं है और इसकी वजह से वो बार बार विवादों में भी आते रहते हैं। दूसरी बात, एक शायर से उम्मीद की जाती है कि वो अमन की बात करेगा, शांति की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा, सामाजिक सौहार्द की बात करेगा, और जहाँ असहमति है वहाँ असहमति को व्यक्त करते हुए भी वो हिंसा की वकालत तो नहीं ही करेगा। लेकिन मुनव्वर राणा ने ये गलती की है और जाहिर है कि ये आपत्तिजनक बयान है। इसके खिलाफ निश्चित रूप से एक एफआईआर दर्ज हो गई है, जो कि और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुनव्वर राणा को एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपने बयानों में संशोधन करें, उनको तरमीम करें और उम्मीद करनी चाहिए कि मुनव्वर राणा ऐसा करेंगे। लेकिन अब एक कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है और हम ये जानते हैं कि देश में जिस तरह का माहौल है उसमें यदि मुस्लिम कोई बयान देते हैं इस तरह से तो उनको तुरंत निशाने पर ले लिया जाता है। अभी हाल में योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के बारे में जो कमेंट किया था वो भी इससे कम आपत्तिजनक नहीं था। राम नाम सत्य है की बात जो उन्होंने की थी कि उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा एक तरह से, लेकिन उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। तो ये एक विडंबना है हमारे इस वक्त की, जिसमें एक खास समुदाय को टारगेट किया जाता है, लेकिन मुनव्वर राणा और उनके जैसे दूसरे लोग इसके लिए मौका भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये भी चिंता की बात है। सीधी सी बात है कि फ्रांस में जो कुछ हुआ है, हिंसा की कोई भी उसका समर्थन नहीं कर सकता। उसकी कड़ी निंदा करना, भत्सना करना बहुत ज़रूरी है। आप विरोध करें, तांत्रिक तरीके से करें, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हिंसा को सही नहीं ठहरा सकते। उसके खिलाफ आप खड़े होना पड़ेगा, अन्यथा आपके खिलाफ हिंसा के बहुत सारे आधार बनने लगेंगे और ये हिंसा प्रतिहिंसा ये जो चलता है ये सिलसिला कहीं खत्म नहीं होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब और तमाम मुस्लिम संगठन भी, तमाम जो मौलवी उलेमा हैं, उन्हें भी आगे आकर फ्रांस में जो कुछ भी हुआ है, हिंसा हुई है, उसकी निंदा करें।
इमानुएल मैक्रों की जितनी आलोचना करनी वो आप कर सकते हैं, लेकिन अहिंसा के दायरे में। अगली खबर लेते हैं। बिहार में कल यानी 3 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान होंगे। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में दूसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। इस दौर में बीजेपी 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीयू 43 सीटों पर। इसके अलावा 5 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी मैदान में है एनडीए की तरफ से। विपक्ष की तरफ से आरजेडी 56 सीटों पर चुनावी मैदान में है और कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं सीपीआईएमएल 6 सीटों पर और सीपीआई और सीपीएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये सभी महागठबंधन के हिस्से हैं। हालांकि मतदान से पहले नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी अब थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, इसलिए इस बार उनकी विदाई तय है। तो चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये लोग भी बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार जैसे ही हैं, जबकि वह यानी चिराग खुद नरेंद्र मोदी और उनकी सोच के साथ हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने पलटवार किया और कहा है कि जिन्हें सब कुछ विरासत में हासिल हुआ, उन्हें कर्मवीरों के तप के बारे में क्या पता। हमने तो अपना सर्वस्व बिहार की इस पावन धरती के लिए समर्पित कर दिया है। सेवा करना ही मेरा धर्म है। वाह नीतीश जी, क्या आपने बात बोली है, ताली बजाने का मन करता है। लेकिन बिहार जानता है कि आपने इन 15 सालों में उसकी कितनी सेवा की है। आप कितने बड़े कर्मवीर हैं या कुर्सी वीर हैं, ये 15 सालों में अच्छी तरीके से साबित हो चुका है। बहरहाल ये जो दूसरे दौर का चुनाव है, उसमें आप स्पष्ट तौर पर देखेंगे कि पहले दौर के चुनावों में जो मुद्दे उठ रहे थे, उनको काटने की कोशिश में एनडीए ने अपनी पूरी जान लड़ा दी। इस पूरे चुनाव के दौर में उसने सांप्रदायिक मुद्दों को ज़्यादा महत्व दिया और तेजस्वी यादव पर और चिराग पासवान पर सीधे हमले करके एक तरह से चुनावी विमर्श या नैरेटिव बदलने की कोशिश की। इस कोशिश में वो कितने कामयाब हो पाए हैं, तेजस्वी यादव ने कितने बेहतर ढंग से उन्हें हैंडल किया है, और जो तेजस्वी लहर पहले दौर के चुनाव में दिख रही थी, वो इस दौर में कितनी मजबूत हुई है, कमज़ोर हुई है या वैसी है, ये कल के मतदान के से पता चलेगा। कल किस पैमाने पर मतदान होता है, कितने बड़े पैमाने पर मतदाता वोट डालने के लिए निकलते हैं, इससे कुछ ना कुछ संकेत हमें ज़रूर मिलेंगे। इसलिए कल के दौर का मतदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक साथ 94 सीटें हैं और इस 2 दौर में जो भी हावी होगा वो तीसरे दौर पर भी उसका असर पड़ेगा, और तीसरे दौर पर होने वाले मतदान पर जो असर पड़ेगा वो कुल मिलाकर पूरे चुनाव परिणामों को प्रभावित करने जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौर है चुनाव का, और इसमें अब स्पष्ट रूप से 2 विचारधाराएं, एक जो बेरोजगारी और उस भुखमरी से लड़ने वाली है, और दूसरी एक सांप्रदायिकता के बल पर लोगों में भावनाएं भड़काकर वोट वसूलने वाली है, वोट कबाड़ने की राजनीति है। ये दोनों आपस में इस तरह से टकरा रहे हैं। नीतीश अब बहुत बौने हो चुके हैं और अपने बयानों से वो एक बार फिर यही साबित कर रहे हैं कि अब वो सचमुच में रिटायर होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। चुनाव से जुड़ी कुछ और खबर लेते हैं। कुछ राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश के उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो आज के डेवलपमेंट के साथ बातचीत शुरू करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में लिस्ट से कमलनाथ का नाम हटाने के चुनाव आयोग के फैसले को रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा है कि किसी का नाम स्टार प्रचारक की सूची से हटाना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। बोबडे ने चुनाव आयोग से कहा कि स्टार प्रचारक सूची से उम्मीदवार को हटाने के लिए आपको किसने शक्ति दी है? आप चुनाव आयोग हैं या किसी पार्टी के नेता हैं? ये फैसला 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से एक दिन पहले आया है। कल यानी 3 नवंबर को ही इन 28 सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव में 14 मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। इनमें से 11 पर तो भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्योंकि ये उनके कहने पर ही पार्टी बदलकर भाजपा में आए हैं।
वहीं अगर मध्य प्रदेश विधानसभा के समीकरण की बात करें तो राज्य में कुल 230 सीटें हैं, इनमें से 28 पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस वक्त भाजपा के पास 107 और कांग्रेस के पास 87 विधायक बचे हैं। ऐसे में भाजपा को बहुमत के लिए 9 और कांग्रेस को सभी 28 सीटों की जरूरत होगी। दूसरे छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को उपचुनाव में कम से कम 21 सीटों पर जीत दर्ज करानी होगी। तो दो चीजें हैं, एक तो जो सवाल चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या आप किसी पार्टी के नेता हैं, ये हम जानते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग यानी केचुआ किस तरह से व्यवहार कर रहा है, चुनाव में किस तरह से पक्षपात कर रहा है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के हक में। तो ये हमने मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी देखा, बिहार में भी देखा और दूसरी जगहों पर भी देखा। तो जिस तरह से उसने कमलनाथ के स्टार प्रचारक का नाम हटाया था सूची से, उसी से लग रहा था कि ये एक तरह से राजनीतिक फैसला ऊपर से लिया गया है और इसको प्रश्नांकित कर दिया है अब सुप्रीम कोर्ट ने भी। तो निश्चित रूप से इसका जवाब देना पड़ेगा चुनाव आयोग को। लेकिन जहां तक इन उपचुनावों की बात है तो इसमें सबसे ज्यादा दांव पर लगी है सिंधिया की प्रतिष्ठा। सरकार को तो उस तरह से कोई बड़ा खतरा दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पूरी सरकारी मशीनरी झोंकने के बाद केंद्रीय स्तर की भी और प्रादेशिक स्तर की भी और सारे मंत्रियों द्वारा इतने धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल करने के बाद ये संभावना बन रही कि बीजेपी इसमें से अधिकांश सीटें जीत ही लेगी और उसकी सरकार को कोई खतरा नहीं। लेकिन सिंधिया जो सरकार गिराने के दोषी हैं, उन पर गद्दार होने के नारे आरोप लग रहे हैं, तो उन पर और जिन्होंने दल तोड़ कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी में गए हैं, उनकी गद्दारी की परीक्षा इस चुनाव में जरूर हो जाएगी। जनता उनको किस ढंग से लेती है, उन्हें गद्दार मानती है या नहीं मानती है, ये इस चुनाव से तय होगा। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कानून व्यवस्था को लेकर आलोचना झेल रहे हैं, तो ऐसे में मंगलवार को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होने जा रहे हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे से ये संदेश जाएगा कि योगी के प्रति प्रदेश में लोगों का रुख 3 साल बाद कैसा है। इन 7 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान खुद संभाल रखी है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मायावती इस उपचुनाव को लेकर उस तरह से मुखर नहीं दिख रहे। योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने और राम मंदिर निर्माण को उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं। इसके अलावा हाल की रैली में योगी ने प्रदेश में कथित लव जिहाद को लेकर भी नया कानून बनाने की बात कही है और विशेष समुदाय को खुली धमकी भी दी थी। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब ये जनता को अपना निर्णय सुनाना है कि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था बदहाल है, बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, उसके बारे में उसकी राय क्या है। प्रदेश में कोई विकास अगर हुआ है तो उसके बारे में क्या राय है। प्रदेश में रोजगार का कोई इंतजाम सरकार ने किया है या कोरोना के समय सरकार जिस तरह से पेश आई है उससे वो कितनी संतुष्ट है। ये सारे मुद्दे हैं जो तय करेंगे, लेकिन इसका एक राजनीतिक संदेश जरूर इन चुनावों का निकलने वाला है। अगर 7 में से 3-4 सीटें भी बीजेपी गंवाती है तो ये एक तरह से योगी आदित्यनाथ की पूरी शासन शैली पर प्रश्न चिन्ह लगा जाएगी। अगली खबर लेते हैं। पाकिस्तान में पूर्व स्पीकर सरदार अयाज सादिक के खिलाफ इमरान सरकार राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। उनको देश का गद्दार बताया जा रहा है और उनके खिलाफ पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। पोस्टरों में उनको गद्दार बताने के साथ साथ मोदी का यार भी बताया गया है। दरअसल सादिक ने भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि अभिनंदन के पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पैर कांप रहे थे और उनके माथे पर पसीना था। सादिक के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने उनसे कहा था कि अभिनंदन को जाने दे, क्योंकि रात को 9 बजे हिंदुस्तान हम पर हमला कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान में विपक्ष आंतरिक मामलों के मंत्री एजाज शाह के विवादित बयान पर भी हमलावर है। पूर्व ब्रिगेडियर और वर्तमान में आंतरिक मामलों के मंत्री एजाज विपक्ष को तालिबानी हमले की चेतावनी दे रहे थे। उन्होंने कहा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अवामी नेशनल पार्टी की
आतंकवाद विरोधी योजनाओं से नाराज होकर उसके कई नेताओं को मार डाला था। इसलिए अब मैं विपक्ष के उन नेताओं की सुरक्षा की दुआ करता हूं जो उनके नैरेटिव पर चल रहे हैं। जिसके बाद पीपीपी और एनएपी के नेता उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा किया जाए। विपक्षी नेताओं का कहना है कि उनके बयान से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान होगा। तो एक तरफ सेना निशाने पर है, विपक्षी दलों के लगातार सेना पर हमले किए जा रहे हैं, सेना और कुछ हमलों का मौका सरकार अपनी तरफ से भी दे रही है। जैसे फवाद चौधरी के बयान ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, सरकार के साथ साथ सेना को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इसी तरह से अयाज सादिक के बयान ने सेना को कटघरे में खड़ा कर दिया, बल्कि उसकी पूरी छवि पर ही कालिख पोत डाली है। दूसरी तरफ इमरान सरकार कट्टरपंथियों का साथ पहले से ही ले रही थी और भी पूरी तरह से कट्टरपंथियों के साथ खड़ी होने की कोशिश कर रही है ताकि विपक्षी दलों का जो जमावड़ा बन रहा है उससे निपटा जा सके। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान घनघोर आंतरिक संकट से दो चार हो रहा है और ये संकट उसको किसी भी दिशा में धकेल सकता है, क्योंकि जो सेना है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सरकार भी सवालों के घेरे में है, मंत्री सवालों के घेरे में हैं और विपक्ष पूरा हमलावर है, लामबंद है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने न केवल इमरान खान की सरकार के सामने, न केवल सेना के सामने, बल्कि पूरी व्यवस्था के सामने एक कड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और इससे सरकार का बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल लगता है। और पाकिस्तान भी अगर किसी तरह के गृह युद्ध में फंस जाए तो हैरत नहीं होगी। तो ये टकराव कई स्तरों पर शुरू हो गया है, मुठभेड़ हो रही हैं और ये कब हिंसा में तब्दील हो जाए या आर्मी तख्ता पलट करके खुद कमान संभाल ले, ये इसकी पूरी आशंकाएं अब बनने लगी हैं। अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। अमेरिका में कल यानी 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा। इस बार मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। भारतीय समय के अनुसार कल शाम 4:30 बजे से अमेरिका में मतदान शुरू होगा। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में एक साथ मतदान होगा। चुनाव दिवस की पूर्व संध्या पर कम से कम 9.2 करोड़ लोगों ने पहले ही मतदान कर लिया है। ये 2016 के आम चुनाव में गिने गए कुल मतों में से लगभग 2/3 हैं। पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि इस बार मतदान के दिन यानी 3 नवंबर को रात में ही चुनाव परिणामों की घोषणा हो जाएगी। हालांकि नतीजों का अनुमान वोटिंग खत्म होते ही मिल जाएगा। इस बार मेल इन बैलेट और पोस्टल बैलेट का आंकड़ा बढ़ा है। पेंसिल्वेनिया और मिशिगन के अफसर कह चुके हैं कि काउंटिंग में उन्हें 3 दिन तक लग सकते हैं। वहीं ट्रंप ने कहा है कि उनकी टीम चुनाव वाली रात को ही कानूनी लड़ाई शुरू करने के लिए तैयारी कर रही है। ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से खुश नहीं है जिसमें कोर्ट ने पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना में मेल इन बैलेट्स की गिनती इलेक्शन डे के बाद भी करने की अनुमति दी है। ट्रंप ने अनेक मतदान क्षेत्रों में चुनाव वाले दिन के बाद मतपत्र प्राप्त किए जाने की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा, हम चुनाव होते ही उसी रात अपने वकीलों के साथ तैयार रहेंगे। मुझे लगता है कि इससे एक बड़ा खतरा है और बड़े स्तर पर धोखाधड़ी तथा दुरुपयोग हो सकता है। ये खतरनाक बात है कि हम कंप्यूटर के आधुनिक ज़माने में भी चुनाव वाली रात को ही परिणाम नहीं जान सकते। लेकिन ट्रंप ये बात भूल रहे हैं कि ये चुनाव पहली बार ऐसे माहौल में हो रहे हैं जिसमें एक महामारी का ज़बरदस्त प्रकोप अमेरिका झेल रहा है। कोरोना की वजह से ही ये कदम उठाए गए थे कि लोग मेल इन बैलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्टल बैलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डाक के जरिए मतदान कर सकते हैं और इसी वजह से बड़े पैमाने पर ये मतदान हुआ भी है। करीब 50 से 60% लोग इलेक्शन डे के पहले ही मतदान कर चुके हैं। लेकिन चूंकि ट्रंप शुरू से ही इस तरह के मतदान के खिलाफ थे, उन्हें लग रहा था कि वो उस तरह से हवा नहीं बना पाएंगे और ये उनके खिलाफ जाएगा, इसलिए इसके बारे में तरह तरह से वो प्रश्न खड़े कर रहे थे। दरअसल बात यह है कि ट्रंप को अपनी जीत का खतरा दिख रहा है, सता रहा है। वो तरह से ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जिनसे चुनाव के परिणामों को लेकर लोगों के मन में शंकाएं घर कर जाएं, उनको लेकर सवाल
पैदा होने लगे और उनको खारिज किया जा सके। वो पहले भी कह चुके हैं कि वो सत्ता का हस्तांतरण आसानी से नहीं करेंगे, वो कोर्ट में जाने की भी बात कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे बयान भी दिए हैं जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका में सिविल राइट्स हो सकते हैं, समाज के बीच में हिंसक टकराव हो सकते हैं। हाल के पिछले 6-8 महीनों में बड़े पैमाने पर अमरीकियों ने हथियार खरीदे हैं और इसी वजह से वहाँ वॉलमार्ट जैसा जो स्टोर है बड़ा शॉपिंग का, उसने अपनी दुकानों से हथियार बाहर कर दिए क्योंकि वहाँ आसानी से कोई भी गन खरीद सकता है, गन कल्चर है वहाँ पर। तो इसको रोकने के लिए ये उपाय किए गए हैं, लेकिन शायद ट्रंप की यही शैली है, वो इसी तरह से आतंक भय का माहौल पैदा करते हैं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, नस्ली ध्रुवीकरण के जरिए अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखना यह है कि उनकी इस रणनीति का मतदाताओं पर कितना असर होता है। और अभी तक वो जनमत सर्वेक्षणों में पिछड़े हुए हैं, पिछली बार भी पिछड़े हुए थे लेकिन आखिरकार वो जीत गए। इस बार क्या होता है इसको लेकर इसीलिए बहुत ही एक सस्पेंस बना हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज का सुनिए सच, खास खबरों का विस्तार से विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।